नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जाता है कि लगातार कोरोना के केसेस हैं संपूर्ण जगत में बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी सी बड़ी शक्तियां, महापावर कहा जाए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हो गया है। और अगर अपने देश की बात की जाए तो यहाँ भी लाखों केसेस हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में हालात हैं बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ जाते हैं। कोविड अगर किसी को हो जाता है तो उनको अपना ध्यान कैसे रखना है, साथ ही साथ आज हम आपको ये बताएंगे कि होम आइसोलेशन में जो लोग रहते हैं उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। SpO2 ऑक्सीमीटर जिसको सबसे ज़्यादा रोल होता है, वो कितनी ऑक्सीजन लेवल आपका होना चाहिए, कब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ गोयल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर। डॉक्टर अनिल गोयल जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली के अस्पतालों में बेड पड़ रहे हैं कम। कितने SpO2 पर होती है हेल्थ इमरजेंसी? क्या अस्थमा के मरीजों को है इससे ज्यादा परेशानी? आखिर कैसे बच सकते हैं कोरोना से? क्या हर बुखार को इस दौरान समझा जाए कोरोना? आखिर कब जरूरत होती है ब्लड प्लाज्मा की? देश दुनिया में लगातार कोरोना महामारी पैर पसारती जारी है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ रहा है। कोरोना के पेशेंट की क्या सांस फूलने पर कंडीशन ज्यादा खराब होती है? कई बार ये देखा जाता है कि कोरोना का मरीज एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसमें कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में आए हुए मरीजों का कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी है। अब कोई मरीज किसी बीमारी का आ रहा है, सबसे पहले कोविड टेस्ट किया जा रहा है। अस्पताल में सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। जितना अच्छा हो सके इस दौरान कम से कम लोगों से आप लोग मिलें, मास्क को जरूर लगाए रखें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और भी जानिए इस महामारी के बारे में अचूक बातें जो हर किसी के लिए हैं बेहद जरूरी। हेल्थ टेक से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो जिंदगी पहले हम लोग जिया करते थे वो समय अब नहीं रहा। और अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो दिल्ली में कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लाखों केसेस दिल्ली में हो चुके हैं। सर, आप देखा जाए गोयल हॉस्पिटल पिछले लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहा है और कोविड हॉस्पिटल होने के बाद भी वहां देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे से लोग रिकवर होकर जा रहे हैं। आपके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आपकी नज़रों में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस को लेकर क्या कंडीशन बनती हुई दिख रही है? नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में कई लाख केसेस हो चुके हैं। 2.5 से 3 लाख के बीच में यह आंकड़ा चल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये एक अच्छे संतोष का विषय है कि जो पिछले हफ्ते 4000 के ऊपर पर डे हो रहे थे, अब 3000 और 2000 के बीच में आ गए हैं। लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि एक सेकंड वेव आई और उसके बाद वो प्लेटो होने के बाद अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में ये इसी प्रकार रहे, ये हमें ध्यान रखना है और इसी प्रकार के अलावा और नीचे जाए, जिससे कि आप और हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे। हमको क्या करना है ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जो शुरू में कोरोना से डर था वो अभी लोगों में बहुत कम हो गया है। ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि डरना नहीं था, सिर्फ अलर्ट रहना था। बुरी बात इसलिए नहीं है बुरी बात कि डरना तो कम हुआ लेकिन अलर्टनेस भी कहीं ना कहीं लोगों की कम हो गई। तो मेरा ये मानना है और कहना है कि आप सबको अभी भी अलर्ट रहना है। और उस अलर्ट का क्या है, WMD मैं बोलता हूँ। जैसे कि WMD जैसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसे ही कोरोना के डिस्ट्रक्शन के लिए मतलब वॉश करें, हाथ बार बार वॉश करें, हैंड हाइजीन रखें। कहीं पर भी आपको सरफेस पर टच हो रहा है, बार बार नाक पर टच हो रहा है
तो साबुन पानी से धोएं हाथ या हैंड सैनिटाइज़र से धोएं अगर साबुन पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा है मास्क, वो आपको अवश्य पहनना है। और कौन सा मास्क पहनना है? पब्लिक को 3 प्लाई मास्क पहनना, 3 लेयर्ड मास्क। आपको किसी रेस्पिरेटर मास्क की या N95 मास्क की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है डिस्टेंसिंग। लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मैं कहता हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और 6 फुट कम से कम होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप करेंगे, और इस सब के लिए क्या करना होगा कि आप बहुत क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ ना जाएं। अभी जैसे पिछले दिनों देखा बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, वो चाहे ईद थी या दशहरा था या जितने भी जन्माष्टमी थी, बहुत सारे लोग बहुत बाहर निकले। दूसरा फैक्टर है कि इकोनॉमी भी जब ओपन हो रही है, मार्केट्स भी खुल रहे हैं, मॉल्स भी खुल रहे हैं, अब स्कूल भी खुलने का है, सिनेमा हॉल भी 15 तारीख के बाद खुलने वाले हैं, 200 लोगों की मीटिंग भी, सोशल या धार्मिक गैदरिंग भी अनलॉक 5 में अलाउ की गई है। इस सब में आपको ये देखना है कि आपको कोरोना ना मिल जाए। आप कोरोना लेते हैं, आप जैसे आप सोचो कि मेरे को कोरोना हो रहा है तो ये मेरी गलती है जिसके कारण मुझे कोरोना हो रहा है। इसको मैं कहता हूँ आप को जानबूझकर ऐसी जगह पर जाते हैं, बगैर मास्क के जाते हैं, तो आप कोरोना को इनवाइट कर रहे हैं। तो क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, जाना है तो डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, आप भी रखें और लोगों को भी कहें कि मास्क लगाइए और 6 फुट दूर रहिए। जो लोग बहुत खांसी कर रहे हैं या छींक कर रहे हैं, उनसे तो हो सकता है आपको 8-10 फीट दूरी रखें, और उनको भी कहें भाई मास्क लगाएं, और अगर छींक रहे हैं तो उस पर हाथ पर करें और उसको, जिससे कि घर में जाकर नहा लें। ऑफिस से पे काम कर रहे हैं तो ऑफिस से काम करने के बाद घर जाने के बाद निश्चित रूप से वो जो कपड़े हैं उनको आप साबुन पानी में डाल दें और उसके बाद नहा लें। ये एक बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, आपने सारी बातें बता दी किस किस तरह से करना है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे आने वाले टाइम में सर्दियाँ आने वाली हैं और रिसर्च निकल कर ये आ रही है, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी से गिरने लगा है, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 कम हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सर्दियों में कोरोना की रफ्तार बढ़ेगी? आपने 2 सवाल इसमें उठाए हैं, एक है कि टेम्परेचर कम होगा, दूसरा उठाया पोल्यूशन। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सर्दी होती है तो ये माना जाता है कि उसका रेप्लिकेशन कोरोना वायरस का बढ़ सकता है। जहाँ भी टेम्परेचर कम हो और ख़ास तौर से ह्यूमिडिटी भी 40% से कम हो, तो उस केसेस में आपका कोरोना का रेप्लिकेशन या कोरोना जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ सकता है, ऐसा माना जाता है। आगे आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से ह्यूमिडिटी में हमने देखा, जैसे बारिश के दिनों में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, 70-80 डिग्री पर था, जब बारिश हो रही थी 70-80% था ह्यूमिडिटी, तब कोरोना के केसेस एकदम से बढ़े। तो ये तो तय हो गया कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कोरोना रेप्लिकेशन बढ़ेगा। हॉट वेदर में माना जाता है कि उसका रेप्लिकेशन कम हो गया होगा, इसीलिए इसका उल्टा माने तो सर्दी में ये रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। दूसरा आपने कहा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोना। उसमें 2 वजह हैं। एक तो पॉल्यूशन के जो खासतौर से 2.5 PM का पॉल्यूशन है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर का है, वो उस पर कोरोना के वायरस करके वो बहुत देर तक वायुमंडल में रह सकते हैं। दूसरा, जब भी पॉल्यूशन होगा तो हमारी लाइनिंग जो है लंग की, उस लाइनिंग को पॉल्यूशन ख़राब करता है, उस पर एलर्जिक रिएक्शन करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है, जिससे कि हमारी फेफड़ों की क्षमता, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए हमारी वायरस से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी, वो कम हो जाती है। तो पॉल्यूशन 2 तरह से काम करता है। एक तो वायरस को दूर तक ले जाने में मदद करता है, बहुत देर तक हवा में रहने में मदद करता है। दूसरा, डायरेक्ट बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। तीसरा, लंग की लाइनिंग को, उसमें वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन भी कर सकता है। मतलब तो सर इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। सर तीसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग होम क्वारंटीन रहते हैं, होम आइसोलेशन में रहते हैं, उन लोगों को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? और इसमें एक दूसरा सवाल ये है सर, SpO2 का रोल बहुत होता है और टेम्परेचर का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। होम क्वारंटाइन में पहले तो बहुत बुज़ुर्ग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको होम क्वारंटाइन में नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि जैसे 65 साल से ऊपर है, साथ में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनको किस टाइम ये दशा बिगड़ जाए तो वो घर में होम क्वारंटाइन नहीं रहना चाहिए। हमने ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखे हैं जो 6-7 दिन इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित से 60 साल से ज़्यादा उम्र के थे, अचानक
बहुत सीरियस स्थिति में अस्पताल में लाए गए और कुछ लोगों को तो बहुत मेहनत कर कर भी हम लोग नहीं बचा पाए। इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अब आप अगर घर पर हैं तो आपको नंबर 1 मास्क घर पर और आपको और आपके अटेंडेंट को पहनना, चाहे आप एक कमरे में रहते हैं। होम क्वारंटाइन के लिए एक कमरा होना चाहिए जो वेल वेंटिलेटेड कमरा होना चाहिए, उसमें एक टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारा उसकी साफ़ सफाई का जिम्मा आपका है। तो इसलिए आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। उसको जितने भी कपड़े आपके हैं वो आपको धोने, वो आपके हैं। मास्क है जितना भी डिस्पोजेबल है वो येलो में, ये बायोमेडिकल डिस्पोजेबल मानते हैं हम, वो येलो एक पन्नी में कर वो आपको बायोडिग्रेडेबल उसमें जाना चाहिए। आपका खाना आपके गेट पर रख दिया जाए, वो डिस्पोजेबल में वो आप लें और उस डिस्पोजेबल को वहीं दरवाजे के बाहर रखें। मतलब आपका संपर्क बाहर वाले लोगों से नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा मास्क है, फिर ये आपके खाने का है। तीसरा, आपको मॉनिटरिंग क्या करनी है, आपको मॉनिटर करना है अपना पल्स। अगर आपका पल्स रेट नॉर्मल होना चाहिए 72, अगर ये मान लीजिए 100 के ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। आपका रेस्पिरेशन मतलब एक सांस, मतलब एक बार लिया अंदर एक बार बाहर निकाला, ये नॉर्मली 16 से 18 होता है पर मिनट। ये अगर आपको 24 के ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। तीसरा आपका है कि अगर आप बीपी नाप सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो नॉर्मल होना चाहिए। चौथा है आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, उसमें इंडेक्स फिंगर पे लगाएं, इसमें और इसमें दोनों में लगाएं, ये गीला नहीं होना चाहिए। और अगर वो 94% के ऊपर है तो ठीक है, 94% या उसके नीचे है तो डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। इसके नेक्स्ट है टेम्परेचर, कितना बुखार है आपको। तो एक तो बुखार आपको लगेगा खुद, तब आपको ज़रूर नापना चाहिए, और सुबह और शाम ज़रूर नापना चाहिए। अगर लगातार वो 100 डिग्री रहता है और 2-3 दिन रहता है तो निश्चित रूप से डॉक्टर की ज़रूरत है। तो पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटरी, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना मॉनिटर करनी है, लिखना है, और अपने किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में रहना है। अभी दिल्ली सरकार के भी डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी टीम होती है, वो भी हो सकता है आपके संपर्क में हो। नहीं है तो आपके जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, लोकल डॉक्टर हैं आपके होंगे ज़रूर, उनसे संपर्क में रहें। नहीं तो आपके आसपास कोविड हॉस्पिटल होंगे तो उनसे संपर्क में रहें। हमारा एम ये है कि गले में इन्फेक्शन गले तक रहना चाहिए। ये आप जानते हैं कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये एक आरएनए वायरस है, कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, जो कि हमारे बाल से भी कई 10 से 40 गुना पतला होता है। तो वो गले में बैठ जाता है, गला खराब करता है, खांसी करता है, जुकाम करता है, बुखार करता है, और आपको कमज़ोरी या फीलिंग होती है, वायरीमिया जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो गले से अगर फेफड़े में आता है तो ये निमोनिया करेगा और आपकी सांस फूलने लगेगी। अगर आपकी सांस फूल रही है, आपकी ये सारे जो मैंने 4 बताया उनमें एबनॉर्मलिटी शुरू हो गई है, या आपको थोड़ा दूर चलने में भी आपको बहुत कमज़ोरी आने लगती है, सांस भी फूलने लगती है, तो निश्चित रूप से अभी आपको भर्ती की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है। तो होम क्वारंटाइन बहुत अच्छा एक समाधान है, लेकिन इसके लिए भी आपको मॉनिटरिंग करना है, और वैसे मैंने बताया ये 5-6 चीज़ें होंगी तो हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होगी। वहाँ आपका एक्सरे चेस्ट किया जाएगा सबसे पहले, और ब्लड के टेस्ट भी किए जाएंगे। एक और मेरी सजेशन है इस बीच कि होम क्वारंटाइन जब भी आपको कहा जा रहा है, एक बार ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें और अपने पूरे बेसिक टेस्ट उसमें करा लिए जाएं, जिससे कि आपके पता चल जाए कि आपको वायरल लोड कितना है। मान लीजिए एक्सरे चेस्ट है, कई में हम लोग सीटी स्कैन भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली एक्सरे चेस्ट बहुत है। उसके अलावा ब्लड के टेस्ट हैं, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। तो ये सारे एक बेसिक टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो हम कहेंगे माइल्ड डिजीज़ है। होम क्वारंटाइन माइल्ड डिजीज़ में ही एडवाइजेबल है। जहाँ भी मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ है उसमें होम क्वारंटाइन नहीं अलाउड है। वो कैसे पता चलेगा मॉडरेट या सीवियर? वो आपके ब्लड मार्कर से, आपकी क्लिनिकल कंडीशन से, आपके एक्सरे चेस्ट से, इस सब से पता चलेगा कि आपका बॉडी में वायरल लोड कितना है, बहुत ज़्यादा है या कम है। जैसे कि आपका RT-PCR जो टेस्ट करते हैं कोविड का, इससे भी हमें पता चलता है कि वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, तो वो 27 से ज़्यादा वो आता है। जो साइकिल्स हैं RT-PCR में क्या करते हैं, कितनी ज़्यादा साइकिल्स यूज़ हो रही हैं जिसमें फ्लोरोसेंट उसकी वो आ जाती है। अगर मान लीजिए कम साइकिल में आ रहा है
फ्लोरोसेंट तो ज़्यादा सीवियर है, और ज़्यादा साइकिल में आ रहा है तो कम वायरल लोड है। तो इस प्रकार से हमें वायरल लोड का पता चलता है। सीवियर डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़, हॉस्पिटल एडमिशन, माइल्ड डिजीज़, होम क्वारंटाइन, इस तरह से हम लोग जांचते हैं पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे, इन्वेस्टिगेशंस पे और RT-PCR के बेसिस। बिल्कुल डॉक्टर अनिल गोयल जी, दर्शकों आपको ये बता रहे हैं कि अगर होम क्वारंटीन माइल्ड सिम्टम्स में ही ज़रूरी होता है और अगर पेशेंट की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उनको कोई पुरानी डिजीज़ है तो डॉक्टर से संपर्क बेहद ज़रूरी होता है। कई बार सर ने कहा कि बहुत लेट हो गए, पेशेंट को हमने बहुत कोशिश की और बचा भी नहीं पाए। सर आपने कहा RT-PCR और एंटीजन डिटेक्टिव टेस्ट 2 हो रहे हैं, इन दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें कि उसका जो RNA वायरस का एंटीजन है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं और बहुत रैपिडली टेस्ट कर देते हैं। वो भी गले से एक स्वाब लेते हैं और उसका रैपिडली एक किट होती है जैसे प्रेगनेंसी किट, और उसको आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको रिपोर्ट दे दी जाती है। लेकिन इसकी समस्या क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी 50 to 60% है और स्पेसिफिसिटी भी 50 से 60%, मतलब ये 40% में करीब फॉल्स निगेटिव हो सकता है। तो इसमें लोगों को लगेगा कि मेरा तो निगेटिव है, लेकिन एक्चुअली उसका पॉजिटिव टेस्ट है। इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है या फॉलोअप के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट डायग्नोसिस के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज रिएक्शन टेस्ट। इसमें गले से और नाक से स्वाब लेकर उस स्वाब का एक RNA पॉलीमरेज रिएक्शन करते हैं और कितने साइकिल के बाद वो उसमें फ्लोरोसेंट एक लाइनिंग आती है, तब हम कहते हैं RT-PCR पॉजिटिव है। ये बेहतर स्पेसिफिक टेस्ट है, 70 से 80% में स्पेसिफिक है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, फॉल्स नेगेटिव इसमें भी हो सकता है 10 से 20%। इसीलिए मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कई बार सिर्फ टेस्ट पर नहीं जाते, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए उसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है और हम सामने उसको देख रहे हैं, उसके सांस भी फूल रही है, तो अगर RT-PCR निगेटिव भी है तो हम लोग उसको एडवाइस कोविड सस्पेक्ट कर करते हैं और फिर 2 दिन बाद फिर उस टेस्ट को रिपीट भी करते हैं, ख़ास तौर से जिनमें क्लिनिकली वो कोविड सस्पेक्ट है। तो इसीलिए एक ओवरऑल पिक्चर हम लोग देखते हैं एज ए डॉक्टर कि टेस्ट सिर्फ निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका क्लिनिकल कंडीशन भी कोविड के सिम्टम्स से मैच नहीं करे, तब हम कहेंगे ये कोविड निगेटिव है। बहुत अच्छी बात, मतलब टेस्ट नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं कि कोविड उनको, अगर उसको सिम्टम है तो। हाँ 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 जी, बिल्कुल। सर ये सारी बातें आपने बता दी। सर जैसे कोई कोरोना से ठीक हो चुका है तो आप कहते हैं कि आप लोग कुछ दिन तक होम आइसोलेशन में रहिए, कितने दिन तक होम आइसोलेशन में रहना है और उनको कौन कौन से टेस्ट कराना बहुत मैंडेटरी है उनके लिए? कहते हैं कि CT स्कैनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है कोरोना के ठीक होने के बाद, क्या उनको करना है? देखिए, कोरोना का स्टैंडर्ड अभी एक नई बीमारी थी, करीब 6 महीने बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट धीरे धीरे अब बन गया है। कोविड में करीब 17 दिन होम क्वारंटाइन हम लोग रखते हैं। मान लो 10 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी होगी तो 7 दिन और होम क्वारंटाइन रहना है। जो उसके बाद निगेटिव के लिए टेस्ट एक कराते हैं, लेकिन ये टेस्ट की भी बहुत फैलिसीज है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। 17 दिन के बाद एक आप कोविड RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट निगेटिव ज़रूरी नहीं है हो, ये हो सकता है पॉजिटिव आए तो। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स नहीं हैं, आपका 17 दिन बाद भी कोविड RT-PCR मान लीजिए पॉजिटिव आया, तो आपको कुछ दिन और होम क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप अपना काम भी कर सकते हैं। तीसरा है कि जिनमें 17 दिन के बाद कोविड निगेटिव आ गया, RT-PCR निगेटिव आ गया, तो आप अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी क्लिनिकल दशा क्या है। मतलब क्या है कि बहुत दिन तक पोस्ट कोविड सीक्वली भी होते हैं। वो क्या होते हैं? सर दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है, नींद नहीं आती है, आपको बुखार भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, आपको कमज़ोरी आती है, आपको काम करने का दिल नहीं करता, आप जैसे कि नॉर्मल 8 घंटे 10 घंटे आप 4 घंटे बाद ही थकने लगते हैं, आपको हो सकता है डिप्रेशन भी हो। तो ये सारी चीज़ें इनको कहते हैं हम लोग, एक तो होते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम होती हैं, दूसरा जनरलाइज वीकनेस हो गई, तीसरा आपकी सांस भी फूल सकती है। तो इसको हम लोग इन पोस्ट कोविड सीक्वली के में
आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और हो सकता है उसके आपके और टेस्ट कराने की ज़रूरत हो। मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें, अच्छा फ्रूट्स खाएं, शुगर नहीं है तो, और अगर आपको सुबह वॉक करने की आदत है तो सुबह शाम जितना थोड़ा मॉडरेट वॉक कर सकते हैं, और प्राणायाम या वो आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जो डॉक्टर बताते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हल्का व्यायाम कर सकते हैं। आपको अगर 8 घंटे काम करने की जगह 4 घंटे में थक जाते हैं तो रुकिए, 4 घंटे करिए, आराम करिए, फिर दोबारा काम शुरू करिए। तो ये कई लोगों में हम लोग देख रहे हैं 1-1, 2-2 महीने तक रहता है। तो आप अपना ध्यान उसके बाद भी रखना है। हालांकि एक मैं बहुत कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि कोविड होने के 10 दिन बाद या बुखार होने के करीब 7 दिन बाद ये पेशेंट दूसरे में इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग कोविड होने के बाद सोशल टैबू देखे जाते हैं सर, उनसे संपर्क में नहीं करते हैं, ऐसे हमारे देश में। जी, और उनको भी जो कोविड ठीक होने के बाद है उनको भी मास्क और डिस्टेंसिंग का उसी प्रकार पालन करना है, हैंड हाइजीन का, जैसे कि कोविड निगेटिव को करना है, ये भी ध्यान रखें। सर मैं एक सवाल और आपसे मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमने कई बार पढ़ा है कि री इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बहुत लोगों में डेवलप होती हैं, वो धीरे धीरे देखा जा रहा है डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? री इन्फेक्शन बहुत कम पेशेंट्स में देखा गया है, कुछ 4-5 केसेस मिले हैं ऐसे री इन्फेक्शन। तो मैं ये कहूँगा कि बाई एंड लार्ज इस विषय को हटा दिया जाए। री इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं होता। री इन्फेक्शन का मतलब है कि दूसरे वायरस से, कोविड के दूसरे जो GRNA है उससे इन्फेक्शन हो, तो ये ऐसा है नहीं। दूसरा वायरस अभी हमने कोई ऐसा आइसोलेट नहीं किया जिसको हम री इन्फेक्शन कह सकें। तो मुझे तो लगता है ये लॉन्ग कोविड होता है या पोस्ट कोविड सिक्वेले होते हैं। पहला सवाल तो आपका ये हो गया री इन्फेक्शन का। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल हमारा ये था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स क्या होते हैं? हाँ, मैंने अभी जैसे इतने सारे पोस्ट कोविड बताया ना कि जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, कमज़ोरी आती है, बुखार भी हो सकता है, लंबे वक्त तक आपका काम करने का दिल नहीं होने लगता, ये सारी चीज़ें पोस्ट कोविड सिक्वेले आती हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि देखा जा रहा है कि कभी कोई कोविड पेशेंट के संपर्क में आ जाता है जाने अनजाने में, तो उसको क्या एहतियात बरतते हैं? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोविड पेशेंट, जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने साहब उनके साथ बैठ के खाना खाया था, मैंने साहब वो मेरे साथ गाड़ी में गए थे मेरे साथ, तो अगर आप मास्क पहने हैं और डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए हैं, क्लोज्ड कांटेक्ट में अगर 15 मिनट हैं, तब ये कोविड आपको होने की संभावना है। और अगर आपको लगता है ये हाई रिस्क है, आपको लगता है कि आपको ये 15 मिनट से ज़्यादा आप बैठे साथ में खाना खाया, तो आप अपने आप को मॉनिटर करते रहिए। आप देखिए कि बुखार तो नहीं हो रहा है, आपको गला तो ख़राब नहीं हो रहा है। जैसे ही हो तुरंत टेस्ट कराना है, ख़ास तौर से 3 से 7 दिन। जैसे आज अगर कांटेक्ट में आए हैं तो अगले 3 से 7 दिन में ये देखिए आपको बुखार, गला खराब, खांसी या कोविड के कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं टेस्ट कराने के लिए, और ये सब आ रहे हैं तो नेचुरली फिर टेस्ट कराना पड़ेगा। और पहला टेस्ट होना चाहिए कोविड RT-PCR टेस्ट। बिल्कुल, पहला टेस्ट बता रहे हैं कि सर RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, एंटीजन टेस्ट बाद का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल गोयल जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बात दी। कोरोना काल चल रहा है, चलते चलते संक्षेप में कुछ और दर्शकों को आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना से डरे नहीं, लेकिन अलर्ट रहें। अभी कोरोना गया नहीं है, हमको कोरोना के साथ रहना, जीना सीखना होगा। वी हैव टू लिव विद कोरोना, सो वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस नीडेड फॉर कोरोना। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने, डॉक्टर अनिल गोयल जी ने आपको बताया, समझाया कैसे हम लोगों को अपना ध्यान रखना है। कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानियां हम सब लोगों को बरतनी है, और होम क्वारंटीन में है तो कौन कौन से एहतियात हमको बरतने हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको संपूर्ण नॉलेज मिली होगी, और जो लोग होम क्वारंटीन में हैं इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो वो वैसा ही फॉलो करेंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।